हाय फ्रेंड्स, आइए डीबीएमएस का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज़ में मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसीज, क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ये सब पढ़ा दिए हैं। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, कीज़। व्हाट इज़ कीज़? जो आगे अब नॉर्मलाइजेशन पढ़ोगे डीबीएमएस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए की और फंक्शनल डिपेंडेंसी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कैसे निकालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आज पढ़ेंगे कीज़। व्हाट इज़ कीज़ इन द डीबीएमएस? कीज़ क्या होता है, ये कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशनल टेबल है, स्कीमा है, एक्स वाई जेड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं इसके, एक्स वाई जेड। यहाँ देखिए इस टेबल में आपको यूनिकली कॉलम मिल रहा है। एक्स एक कॉलम एक एट्रीब्यूट है, वाई एक कॉलम एक एट्रीब्यूट है, जेड कॉलम एक एट्रीब्यूट, मतलब ऑल द कॉलम्स आर डिफरेंट, ऑल द एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट, यूनिक है, वो कोई एक नहीं है। लेकिन यहाँ पे रोज देखिए आप, रोज और नॉट यूनिक, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो रोज को आइडेंटिफाई कर पाए। टेबल में तो हम कॉलम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन रो को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कोई इफ़ समबडी आस्क दैट फाइंड मी ए रो विथ अ वैल्यू ऑफ 3 CE, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? व्हाट इज़ द पैरामीटर, हाउ वी कैन सर्च? कोई ऐसी टेक्निक है, कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसी चीज़ है? तो वही एक चीज़ है, वही डिफाइन करता है जो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसी को हम की बोलते हैं। उसी चीज़ को हम की बोलते हैं जो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, कौन आइडेंटिफाई करेगा? टू टपल रो। इस रो को आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे? ओके, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक्स एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है, वाई सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, जेड सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। क्या वाई में रिपीटिशन है? क्या हम वाई को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रोज को? नहीं। क्यों? क्योंकि दो बार इसमें सी है, एक रो को ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटिशन है, दो बार सी है, नहीं कर सकता। अगर हमें वाई की वैल्यू पता है तो हम एक्स और जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर हम किसी y की वैल्यू पता होने के बाद भी x और z की वैल्यू यूनिकली नहीं डिफाइन कर सकते हैं, सो y इज नॉट ए की, वो की नहीं है। क्या z की हो सकता है यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपीटिशन है, दो बार e आया है। अगर z की वैल्यू हमें पता रहे तो किसी एक रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सो z कैन नॉट बी ए की। क्या x को हम की मान सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि सारे इसकी वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, 1 2 3 4, कोई भी रिपीटिशन नहीं है। तो क्या होगा? x से हम क्या फाइंड कर पाएंगे? y और z। यही हमने पढ़ा था फंक्शनल डिपेंडेंसी में। x क्या कर रहा है? अगर हमें x पता है तो हम यूनिकली उस रो की y और z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर x 1 है किसी भी टेबल में तो हम क्या, उसकी y और z की वैल्यू क्या होगी? AB। कहीं ऐसा रिपीटिशन है? कहीं भी अगर x 1 आएगा, अगर x 1 यहाँ पे भी आता है तो ये 1 और b ही देगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, c और d। ठीक है, इसी तरह का y की वैल्यू c है तो क्या हम x z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक c पे 2 d देगा, दूसरे c पे 3 और e देगा। तो इसी को हम कीज बोलते हैं, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल और रो इन एनी रिलेशनशिप टेबल। ठीक है, अब क्या y और z कंबाइन एट्रीब्यूट एक की बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि कंबाइन जब हम करते हैं तो एक यूनिक वैल्यू बन जाती है। ए बी एक यूनिक है, कहीं नहीं है। सी डी एक यूनिक वैल्यू है, सी ई एक यूनिक वैल्यू और एफ ई एक यूनिक वैल्यू। तो इससे क्या डिटरमाइन होगा? वाई जेड कैन डिटरमाइन एक्स। दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ गई, दो कीज आ गई यहाँ पे। इस टेबल में कितनी कीज है हमारे पास? दो कीज है, क्योंकि अगर तुम एक्स का हम क्लोजर सेट निकालते तो हमें क्या देता है? एक्स वाई जेड। और y का अगर हम क्लोजर सेट निकालते हैं तो हमें क्या देता है? एक्स वाई जेड। मतलब दोनों के क्लोजर सेट में हमें पूरा का पूरा टेबल हम डिटरमाइन कर पाएंगे। सो बोथ आर कीज। ठीक है, कीज का कंसेप्ट यहाँ पे पूरा हम शायद हम समझ गए हैं कीज क्या होते हैं। विच कैन, अगर हम डेफिनेशन, थ्योरेटिकल डेफिनेशन में जाएं, अ कीज इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ वाई जेड भी एक की हो सकता है। y एंड z आर डिफरेंट एट्रीब्यूट। अगर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बनता है y z, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, पूरे टेबल की वैल्यू यहाँ से हम निकाल पा रहे हैं। सो y z इज ऑल्सो ए की। की का कंसेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया है।
अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नॉर्मलाइजेशन में हमें काम आएगी, व्हाट इज सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कीज़ है जिनका कंसेप्ट हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी हम फॉरेन की भी होता है और भी कीज़ होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कैंडिडेट की, सुपर की एंड प्राइमरी की फाइंड करें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लीजिए। ये मैं रब करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जिसके हेल्प से हम समझेंगे व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज कैंडिडेट की एंड व्हाट इज प्राइमरी की। ठीक है, एक यहाँ रिलेशनशिप है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं W, X, Y और Z। पहला एग्जाम्पल है W to XY, दूसरा एग्जाम्पल है WXY to Z, WX to YZ, W to XYZ। तीसरा एग्जाम्पल है X to WYZ और WYZ टू डिफरेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिए, हम कीज़ निकालना सीखेंगे। चौथा एग्जाम्पल है WX to Y, Y to XZ और Z to X। ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये 4 एग्जाम्पल की हेल्प से हम तीनों कीज़ समझेंगे होती क्या। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है W to XY, W to XY। अगर हम इसका क्लोज़र निकालते हैं W का तो हमें क्या मिलता है, WXY। क्या हमें पूरा टेबल मिल रहा है? क्या हम एवरी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसमें Z नहीं है। तो क्या ये कैंडिडेट की है? नहीं, दिस इज़ नॉट ए की। ये ना तो सुपर की है, ना कैंडिडेट की है, ना तो प्राइमरी की है। दिस इज़ नॉट ए की, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है किसी भी रो को, क्योंकि Z एक एट्रीब्यूट है, उसका जो रो होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। सेकंड पे आते हैं, इसका क्लोज़र निकालते हैं WXY का, तो ये हमें क्या देगा, WXYZ। ठीक है, सेकंड WX का अगर हम क्लोज़र निकालते हैं तो ये हमें क्या देता है, WXYZ। थर्ड का W का अगर हम क्लोज़र निकालते हैं तो ये हमें क्या देता है, WXYZ। यहाँ तीनों डिपेंडेंसीज पे हमें पूरा का पूरा आइडेंटिफाई मिल रहा है, एक यूनिक रो मिल रही है, एक यूनिक टपल मिल रहा है। तो क्या ये कीज़ है? बिल्कुल कीज़ है, पूरा हमें रो मिल रहा है, ये भी की है, ये भी की है, ये भी की है। बट ये कौन से कीज़ हैं? कीज़ जब हम बोलते हैं तो की कुछ भी नहीं होता। किसी भी टेबल में जो की होता है, जो नॉर्मल जो हम की बोलते हैं, वो सुपर की होता है। अगर कोई भी बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विच इज की इन टेबल, सो यू कैन से विच की, डिटरमाइन की। अगर सुपर की है, सुपर की आइडेंटिफाई करती है यूनिकली किसी भी टपल को, किसी भी रो को। दीज ऑल आर सुपर की। अब बात आती है तो ये सारे सुपर कीज हैं, तो कैंडिडेट कीज कौन से हैं? तो सुपर की का जो मोस्ट एफिशिएंट की होता है वो होता है कैंडिडेट की। सुपर की का ही जो मोस्ट एफिशिएंट की होता है वो कैंडिडेट की होता है। तो मोस्ट एफिशिएंट की हम कैसे समझेंगे? अगर WXY किसी भी की का प्रॉपर सबसेट्स अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो वो कैंडिडेट की होगा। ठीक है, WXY ये एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, इसका अगर कोई भी प्रॉपर सबसेट, यहाँ WX क्या है, प्रॉपर सबसेट, वो भी यूनिकली सारे को एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता। ठीक है, WX इसका कोई प्रॉपर सबसेट क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, WX का W आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं हो सकता। तो इस केस में कैंडिडेट की क्या है, W इज़ अ कैंडिडेट की। क्लियर है? W क्या है, कैंडिडेट की है। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद हम प्राइमरी की समझेंगे। ठीक है, किसी भी सुपर की का प्रॉपर सबसेट अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है पूरे टेबल को, तो उस सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता। तो जो मोस्ट एफिशिएंट सुपर की होता है उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं क्या बोलता है।
तीसरे एग्जांपल में x का अगर हम क्लोज़र निकालें, x का क्लोज़र निकलेगा x w y z, सारा पूरा निकल गया टेबल। और w y z का अगर हम क्लोज़र निकालें तो ये भी x w y z, ये भी प्रॉपर देता है। अब हम समझेंगे ये सुपर की तो है ही दोनों, ठीक है, सुपर की तो है ही। अब किसी भी x तो सिंगल है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो ये एक कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की बन गई सुपर की, मोस्ट एफिशिएंट की है। डब्ल्यू वाई जेड का कोई प्रॉपर सबसेट क्या आइडेंटिफाई करता है? नहीं करता, तो ये भी क्या कैंडिडेट की है। दोनों सुपर की थी क्योंकि ये मोस्ट एफिशिएंट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कैंडिडेट की। अब दोनों में से प्राइमरी की कौन सी होगी? देखिए, प्राइमरी की वो होती है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रायोरिटी देता है किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही हो, ये भी प्राइमरी की हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दर्जे किसको मिलती है ज़्यादा एज ए प्राइमरी की, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 3 एट्रीब्यूट हैं तो ये प्राइमरी की नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ठीक है, और एक्स भी हो सकता है, कोई भी इस दोनों में से प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। आइए और समझते हैं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, प्राइमरी की कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ एग्जांपल में क्या बोलता है, डब्ल्यू एक्स डिपेंड्स टू वाई। डब्ल्यू एक्स का अगर हम क्लोजर निकालें तो डब्ल्यू एक्स वाई, और वाई से हमें क्या मिल जाएगा? जेड। वाई का अगर हम क्लोजर निकाल लें एक्स वाई जेड, और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, और जेड का अगर हम क्लोजर सेट निकाल लें जेड एक्स, वाई का क्लोजर निकालने एक्स जेड मिलता है, डब्ल्यू यहाँ से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बताइए, दिस इज़ ये टोटल आर है, इसमें आर मिसिंग है, ये भी की नहीं है, ये भी की नहीं है। की कौन है? ये, यही कैंडिडेट की है और यही सुपर की है, मतलब ये कैंडिडेट की है, दिस इज़ ए कैंडिडेट की। ये क्यों है? क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑन ए टेबल। वाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें डब्ल्यू नहीं है, इट कांट फाइंड डब्ल्यू, ओके। तो हमने कंसेप्ट समझा यहाँ पे सुपर की का, कैंडिडेट की का और प्राइमरी की का। अगर डायग्राम से समझना चाहें तो ये जो सबसे आउटर लाइन है वो है सुपर की, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सारे रो को, सारे वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स को। इसके बाद आता है इसके अंदर कैंडिडेट की, जो कि मोस्ट एफिशिएंट सुपर की होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सुपर की बट इज़ अ मोस्ट एफिशिएंट की। उसके बाद आता है प्राइमरी की, जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करना है विच इज़ द बेस्ट सुटेबल की फॉर ऑप्टिमाइजेशन और फॉर यूजिंग इट इन द टेबल। सो हमने यहाँ पे कंसेप्ट समझा कीज़ का। नेक्स्ट वीडियोज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने कंसेप्ट इस पर क्लियर करना है इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कभी आपको प्रॉब्लम ना है सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की फाइंड करने पे, ओके। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट नहीं करेंगे।